हाँ फ्रेंड्स, तो फिर से नेक्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो क्या है, परमाणु एवं अणु है। और ये क्लास 9 का साइंस का जो है तीसरा चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित कीजिए। तो जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो होती है वो कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वां भाग, ठीक है। यानी कि कार्बन 12 के समस्थानिक के जो एक परमाणु होता है उसके द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिखा जाता है। बस ध्यान देना है, 1/12वें भाग को क्या कहते हैं, कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिखा जाता है या फिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है। तो परमाणु जो होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये किसी भी वस्तु की जिसकी हम कल्पना या तुलना करते हैं या फिर कर सकते हैं, ये उससे भी बहुत छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक साथ एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से एक कागज की शीट जितनी मोटी परत बनती है। परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। यानी कि कहा जाए फ्रेंड्स, जो परमाणु जो है आंखों के द्वारा नहीं दिखता है, संभव नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि परमाणु जो होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं। और ये क्या होता है कि जिसकी हम कल्पना करते हैं या फिर तुलना करते हैं, ये उसकी तुलना में भी क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं। जब किया जाता है लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक चट्टों के रूप में जोड़ी जाती है तो बड़ी कठिनाई से एक कागज की शीट जितनी मोटी परत बनती है। और उसके बाद परमाणु का जो आकार होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स? परमाणु का जो आकार होता है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसे हम नगण्य मान सकते हैं, जिसे हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक जुड़ने वाले तत्व, अणुसूत्र और संख्या तथा तत्वों में अनुपात। यानी कि इसका क्वेश्चन है कि यौगिक किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है और उनके अणुसूत्र क्या होते हैं और इनमें जो है आयनों के अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जल में क्या मिलकर बना होता है फ्रेंड्स। जल किस किन तत्वों के मिलकर बना होता है? तत्वों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और इसका अणुसूत्र होता है H2O। और इसमें जो अनुपात होता है वो हाइड्रोजन का अनुपात 2 होता है और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 2:1 का अनुपात होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, यानी कि HO। अणुसूत्र होगा हाइड्रोजन का H2O2 होगा इसका। तो जब इसका क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो ये 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया में जुड़ने वाले तत्व कौन कौन से हैं? एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन। जब क्या होता है NH3 बनता है तो क्या होता है अमोनिया, और इनमें इनका जो अनुपात होता है वो 1:3 का अनुपात होता है। नेक्स्ट है कार्बन को क्या कहते हैं? CO कहते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? CO2, ठीक है। CO2 इसका कार्बन का मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है। CO2 रहेगा, इसका अणुसूत्र होता है। और इनमें और जो अनुपात पाया जाता है वो क्या होता है? 1:2 का अनुपात इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखने के लिए पहले सोडियम का प्रतीक लिखेंगे, क्या? Na मीन्स होता है सोडियम, और ऑक्साइड का क्या होता है? O, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है। हमने के प्रतीक लिख लिया सोडियम का Na और ऑक्साइड का O, ठीक है। उसके बाद सोडियम पे कितने आयन होते हैं? Na+1 आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। और ऑक्सीजन पे क्या होता है? O साइन, 2 साइन होता है। तो इसलिए सूत्र क्या बन जाता है? Na2O। यानी कि इसका जो साइन है, ठीक है, ये इसके साथ सोडियम के साथ जाएगा, और जो इसके सोडियम के साथ जो है वो किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ जाएगा। इस प्रकार फार्मूला बन जाएगा Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एल्युमिनियम को लिख लेंगे Al, और इसका जो प्रतीक होता है Al3+ होता है। और क्लोराइड का क्या होता है? क्लोराइड का होता है Cl-,
ठीक है। तो इसके आयन क्या होंगे, आपस में बदल जाएंगे। Al के साथ कितने आयन होते हैं, 3 आयन जाएगा क्लोराइड के साथ, और क्लोराइड का जब 1 माइनस आयन होता है ये किसके जाएगा, एल्युमिनियम के साथ। तो फार्मूला कौन सी बन के तैयार हो जाएगी, AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सल्फाइड का सूत्र कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले सोडियम का प्रतीक लिखेंगे, उसके बाद सल्फर सल्फाइड का। तो सोडियम का क्या होता है फ्रेंड्स, Na होता है, और सल्फाइड का क्या होता है, S होता है। Na पे कितने प्लस होता है, Na पे 1 आयन प्लस होता है, और सल्फर में क्या होता है, 2 माइनस आयन होते हैं। यस, माइनस माइनस सल्फाइड होता है। तो दोनों के आयन जो है आपस में चेंज हो जाएंगे। सोडियम का जाएगा सल्फाइड के साथ, और सल्फाइड का जाएगा सोडियम के साथ। इस प्रकार फार्मूला कौन सा बनेगा, Na2S, यानी कि सोडियम सल्फाइड का फार्मूला Na2S है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पहले लिखेंगे इसका प्रतीक Mg, और क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड का OH होता है। ठीक है, OH। और मैग्नीशियम के साथ क्या होता है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, Mg प्लस प्लस होता है, और OH के साथ क्या होता है, माइनस होता है। तो दोनों के आयन जो हैं, इस पे 1 आयन माइनस होता है, इस पे Mg पर डबल प्लस आयन होते हैं। ये आयन क्या होंगे, बाद में चेंज हो जाएंगे। यानी कि मैग्नीशियम का आयन जाएगा OH के पास, और OH का आएगा मैग्नीशियम के साथ। इस प्रकार फार्मूला हमारा बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। पहला है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो फ्रेंड्स Al से क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। SO4 से क्या होता है, सल्फेट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। तो फ्रेंड्स फार्मूला क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। Al से हो जाएगा एल्युमिनियम, और SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा सल्फेट। यानी कि पहला क्या हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला है Ca से क्या होता है फ्रेंड्स, Ca से होता है कैल्शियम, और Cl से क्या होता है, क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। Ca प्लस होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और Cl माइनस, Ca प्लस प्लस Cl माइनस होता है। तो इसके आयन आपस में चेंज हो जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्या है, K2SO4। पोटेशियम का क्या होता है फ्रेंड्स, सिंबल K होता है, और SO4 से क्या होता है, सल्फेट होता है। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट पे चलते हैं KNO3। पोटेशियम का K होता है, और Na3 क्या होता है फ्रेंड्स, नाइट्रेट होता है। क्या होता है, नाइट्रेट, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट है चौथा। ये क्या है, चौथा पोटेशियम नाइट्रेट है। और पांचवा क्या है, Ca से क्या होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम होता है, और CO3 से क्या होता है, CO, यानी कि क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो सारा फार्मूला हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। यानी कि आप रासायनिक सूत्र से क्या समझते हैं, रासायनिक सूत्र का मतलब क्या होता है। रासायनिक सूत्र का जो मतलब होता है फ्रेंड्स, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी कि रासायनिक सूत्र जो होता है वो किसी भी यौगिक का क्या होता है, रासायनिक सूत्र उसके संघटक, क्या, संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। क्या होता है, प्रतीकात्मक निरूपण होता है किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। आपको बताना है कि निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। H2S अणु एवं क्या है दूसरा वाला PO4, उस पर 3 आयन माइनस है। ठीक है, तो आंसर में H2S में 3 परमाणु हैं। ठीक है, और PO4 और 3 में क्या है, आयन में 5 परमाणु है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान को परिकल्पना कीजिए। ठीक है, इसके जो आणविक द्रव्यमान है उसके आपको क्या करना है, परिकल्पना करना है। जो पहला क्या है, H2 का परिकल्पना करेंगे फ्रेंड्स। H2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, 2 बाहर है तो 2 बाहर लिखिए। हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, 1 होता है, तो उसे क्या लिख देंगे, 2U हो जाएगा। 2 1 जा 2 होता है, 2U। उसके बाद सेकेंड वाला है O2 का आणविक द्रव्यमान जो होता है, O का क्या होता है फ्रेंड्स, O का 16 होता है, और उसके साथ 2 है तो क्या हो जाएगा
टू 16 जा 32, यानी कि 32U हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है Cl, यानी कि क्लोराइड। क्या है? Cl2 का आणविक जो द्रव्यमान होता है, तो फ्रेंड्स Cl का क्या होता है? Cl का जो होता है 35.5 होता है, इसके साथ 2 है, यानी कि 2 इंटू 35.5, तो क्या हो जाएगा? 71U हो जाएगा। उसी तरह क्या है कार्बोनेट का है, ठीक है। कार्बोनेट का क्या है? आणविक द्रव्यमान जो कार्बोनेट का क्या होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? सी का क्या होता है? कार्बन का 12 होता है, यानी कि कार्बन क्या होता है? 12, और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कार्बन का लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसका लिखेंगे? कार्बन का लिखेंगे 12। फिर उसके बाद ओ क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लिखेंगे 16। ऑक्सीजन के साथ क्या है? 2 लगा है, यानी कि इसके 2 आयन है। जब इसके ऑक्सीजन के 2 आयन है तो यानी कि 2 इंटू 16 होगा, क्योंकि 2 आयन है, ठीक है। तो 12 प्लस 2 गुणे 16, 12 और 32 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 44U आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है CH4। CH4 को आणविक द्रव्यमान क्या होगा? C का क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बन का 12 होता है, और H का क्या होता है? H का 1 होता है। लेकिन हाइड्रोजन के कितने अणु है इसमें? हाइड्रोजन के 4 अणु हैं। तो क्या लिखोगे? कार्बन का 12 प्लस, अब हाइड्रोजन के कितने आयन है? 4, तो 4 गुणे, और हाइड्रोजन का मतलब क्या है? 1, यानी कि 4 1 के 4, और 12 4 क्या होता है? 16 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरह से C2 और H6। C का क्या होता है? 12 होता है। कार्बन के कितने अणु हैं? यहाँ पे 2 अणु हैं, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस लगाओगे। हाइड्रोजन आयन का कितना होता है? 1 होता है, और इसके साथ हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 6 अणु हैं। तो क्या हो जाएगा? 12 दूना 24 प्लस 6 क्या हो गया? 30, ठीक है। इसी तरह से सबका निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। ZnO, Na2O, और क्या है? K2CO3, ठीक है। तो Zn का जो परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 65U, और सोडियम का दिया गया है 23U, और उसके बाद पोटेशियम का दिया गया है 39U, और कार्बन का दिया गया है 12U, और O का दिया गया है 16U। अब चलिए क्वेश्चंस को लगाते हैं। पहला क्या है? ZnO। तो चलें स्टडी करते हैं। ZnO का क्या होगा फ्रेंड? ZnO क्या होगा? ZnO का Zn का क्या हमें मिला है? 65 मिला है, क्वेश्चन में दिया गया है। और ऑक्सीजन क्या क्या होता है? ऑक्सीजन का जो होता है वो क्या होता है? 16 होता है, जो दोनों जुड़ जाएंगे, जिंक का और ऑक्सीजन का, तो क्या हो जाएगा? 81U हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पे चलेंगे। Na का क्या दिया गया है? Na का दिया गया है 23, लेकिन Na का कितने अणु है? सोडियम के 2 अणु है, तो 2 से गुना हो जाएगा 23 में, और प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 23 दूना 46, और प्लस 16 आ गए 62U, ठीक है। उसी तरह से तीसरे पे चलेंगे। हमें क्या दिया गया है? के दिया गया है, कितना दिया गया? के पोटेशियम का दिया गया 39 दिया गया है, और इसमें कितने अणु है? पोटेशियम के 2 अणु है, तो 39 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। उसके बाद सल्फर का कितना होता है? सल्फर का क्या होता है फ्रेंड्स? 12 होता है, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का जो होता है वो आप सब लोग जानते हैं, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के इसमें कितने अणु हैं? 3 अणु हैं, तो 3 गुणे 16 हो जाएगा, यानी कि 39 दूना 78 प्लस 12 प्लस 16 3 48, यानी कि 78 प्लस 12 प्लस 48। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 78 प्लस 12 प्लस 48 बराबर 138 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट का निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम हो तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कार्बन के 1 परमाणु का 1 मोल का द्रव्यमान दिया गया है 12 ग्राम। उसके बाद बोल रहा है कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जाने कि मोल के परमाणुओं के द्रव्यमान की जो संख्या होती है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स 1 मोल के परमाणुओं की जो संख्या होती है 1 मोल के परमाणुओं की, वो क्या होता है? 6.022 गुणे 10 की घात 23 होता है। क्या होता है? 6.022 गुणे 10 की घात 23। 1 मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती है इतनी होती है, ठीक है। तो 6.022 गुणे 10 की घात 23 में परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है? क्वेश्चन में 12 ग्राम दिया गया है, ठीक है।
तो हम 12 ग्राम को इसके इक्वल दिखा देंगे 6.022 गुणे 10 की घात 23 में, ठीक है, इसके बराबर दिखा देंगे। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो कार्बन के एक परमाणु यानी कि एक कार्बन निकालना है। कितना निकालना है, 1C निकालना है। तो फार्मूला लगाएंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर टोटल ग्राम जितना दिया गया उसको लिख लेंगे। इसमें टोटल ग्राम कितना दिया गया, 12 ग्राम, तो 12 ग्राम को लिख लेंगे। ठीक, और उसमें भाग देने किससे, एक मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती उससे। एक मोल में परमाणुओं की जो संख्या होती वो क्या होती है, 6.022 गुणे 10 की घात 23। इससे जब हम इसमें भाग करेंगे तो जब यहाँ से फ्रेंड्स दशमलव हटाएंगे, 6 के बाद से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, 3 जीरो बढ़ जाएंगे 12 के साथ। ठीक है, गुणे अब 10 की घात 23 को जब ऊपर लेके जाओगे तो ये जो 10 की घात 23 प्लस में है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की घात -23 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 23 और लोहे का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 56। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक मोल सोडियम का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया गया है, 23 ग्राम दिया गया है। और 100 ग्राम सोडियम में मोलों की जो संख्या होगी, ठीक है, 100 ग्राम सोडियम में मोलों की जो संख्या होगी 100 ग्राम सोडियम में, उसमें हम क्या करेंगे कि एक मोल सोडियम का जो द्रव्यमान होगा, एक मोल सोडियम का जो द्रव्यमान होगा हम उससे क्या करेंगे, 100 में भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4.35 मोल आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट लगाएंगे, आयरन का 100, एक मोल लोहे का द्रव्यमान कितना दिया गया, क्वेश्चन में देखेंगे, एक मोल लोहे का जो द्रव्यमान दिया गया वो क्या दिया गया, 56 यू दिया गया है। ठीक है, 56 यू दिया गया है, 56 ग्राम दिया गया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 56 ग्राम है, तो कितना दिया गया, एक मोल लोहे का द्रव्यमान 56 ग्राम दिया गया है। ठीक, तो 100 ग्राम लोहे में मोलों की जो संख्या होगी हम उसमें क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, 100 में क्या करेंगे, 56 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.8 मोल आ जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे, क्योंकि 100 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या 100 ग्राम और लोहे में मोलों की संख्या जो होती है वो क्या है, अधिक है। यानी कि सोडियम में मोलों की संख्या जो है 100 ग्राम लोहे में मोलों की संख्या से अधिक है। कौन अधिक है, सोडियम। ठीक है, कौन सा अधिक है, सोडियम, ये वाला सोडियम अधिक है। सोडियम का कितना आया, कितना मोल, 4.35 मोल आया है और लोहे का कितना आया है, 1.8। तो किसका अधिक है, सोडियम का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भरात्मक रूप में परिकलन कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया गया क्या, पहले इसी क्वेश्चन में समझेंगे। हमें क्या दिया गया है, ऑक्सीजन और बोरान युक्त यौगिक, यानी कि यौगिक का भार कितना दिया गया है, 0.24 ग्राम दिया गया है, 0.24 ग्राम दिया गया है। ठीक है, इसके विश्लेषण द्वारा पाया गया कि इसमें 0.096 ग्राम क्या है, बोरान है। कितना है, 0.096 ग्राम बोरान है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, आपको बताना क्या है, यौगिक के प्रतिशत संगठन भरात्मक रूप में परिकल्पना बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बोरान का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ठीक है, बोरान का प्रतिशत, तो बोरान का द्रव्यमान कितना दिया गया है फ्रेंड्स, सॉरी पहले फार्मूला समझोगे, बोरान के द्रव्यमान बटा यौगिक का द्रव्यमान गुणे 100। तो जो बोरान का जो प्रतिशतता है वो हमें मालूम हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो द्रव्यमान बोरान का द्रव्यमान दिया गया था वो कितना था, 0.096। ठीक है, और यौगिक का कुल द्रव्यमान कितना था, 0.24। तो जब क्या करेंगे, 0.096 यानी कि बोरान के द्रव्यमान में यौगिक के द्रव्यमान से हमने भाग कर दिया और गुणे में 100 कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, 40 ग्राम आ गया। बोरान की प्रतिशतता जो है वो 40 ग्राम आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है ऑक्सीजन की प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, यानी कि जिसकी आपको प्रतिशतता निकालनी है उसके बटा टोटल भार जो दिया रहता है, ठीक है, उसको और गुणे में 100 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रतिशतता, ऑक्सीजन को जो द्रव्यमान दिया गया लिखेंगे 0.114
उसके बाद यौगिक का जो द्रव्यमान है 0.24, ठीक। अब गुणे में 100 कर देंगे, आ जाएगा हमारा 60%, ठीक है। ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता आ गई वो क्या आ गई 60%, और जो बोरान का था वो क्या आ गया 40%, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसमें हम इतना ही पढ़ने वाले हैं कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण आप कुछ भी दे सकते हो। तो चलिए समझते हैं। बहुपरमाणुक आयन जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु के आपस में जुड़कर एक सामान्य धनावेशित या ऋणावेशित आयन बनाते हैं, ठीक है। बहुपरमाणुक का मतलब यही होता है कि जब क्या हो, एक से अधिक आयन तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर, ठीक है, जब क्या हो कि बहुपरमाणुक आयन जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर एक सामान्य धनावेशित या फिर ऋणावेशित आयन बनाते हैं, तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है, ठीक है। सामान्यतः बहुपरमाणुक आयन ऋणावेशित अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड और क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए पहले लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। क्या लिखेंगे पहले, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है, हमने फार्मूला लिखने के लिए पहले भी बता दिया कि उसके क्या करेंगे, प्रतीक को पहले लिखेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है और क्लोराइड का प्रतीक जो होता है Cl होता है। Mg पे क्या होता है, Mg पे 2 आयन होते हैं, Mg प्लस प्लस होता है और क्लोराइड पे 1 आयन माइनस होता है, ठीक है। यही लिखा गया है इसमें। और क्या करते हैं, इसको जो है इसके साथ मैग्नीशियम का आयन क्लोराइड के साथ चला जाएगा और क्लोराइड का आयन जो है मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा। इस प्रकार जो हमारा फार्मूला बनने वाला है, मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र है Mg1 और Cl2 अथवा MgCl2 हमारा फार्मूला बन जाएगा। इस तरह हमारा फार्मूला क्या बन गया, MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर से रिपीट कर दें, जो भी आपको जिसका फार्मूला लिखना है उसका प्रतीक लिख लीजिए। सबसे पहले Mg दिया गया है मैग्नीशियम और क्लोराइड का क्या होता है Cl। इसके बाद इस पे ध्यान देना कि आवेश जो आयन होते हैं वो कितने होते हैं, Mg पे प्लस प्लस होता है। कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है, यानी कि 2 प्लस आयन होता है। और क्लोराइड पे क्या होता है, 1 माइनस आयन होता है। तो ये क्या करते हैं, आपस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्लोराइड का चेक क्या चला जाता है, मैग्नीशियम के साथ चला जाता है। और क्या होता है, मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो क्लोराइड के साथ चले जाते हैं। तो देखो मैग्नीशियम की ये क्लोराइड का जो आयन था इसमें चला आया, और क्लोराइड का क्या है, इसमें देखो जो मैग्नीशियम का था क्लोराइड में चला आया 2, ठीक है। इस तरह से फार्मूला बनेगा MgCl2, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझेंगे, इसमें अच्छे से समझेंगे और अच्छे से, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए आपको वीडियोस कैसा लगा। पर प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं बी वाला। कैल्शियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है कैसे लिखेंगे, पहले जो भी दिया गया है उसका क्या लिख लेंगे, कैल्शियम का प्रतीक लिख लेंगे। कैल्शियम का होता है Ca और क्लोराइड का क्या होता है Cl होता है, ठीक है। हमने क्या किया, प्रतीक को लिख लिया Ca और क्लोराइड का लिख लिया Cl। उसके बाद आयन लिखना है, तो Ca पे प्लस प्लस 2 आयन होती हैं और क्लोराइड पे 1 आयन माइनस होता है। तो दोनों आपस में चेंज कर लेंगे, तो कैल्शियम क्लोराइड का जो फार्मूला बनता है Ca1Cl2। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, 1 को लिखा नहीं जाता है, तो इससे फार्मूला क्या बन जाएगा CaCl2, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे सी वाला, कॉपर नाइट्रेट का सूत्र। कॉपर नाइट्रेट का सूत्र सीधी सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लो, उसका प्रतीक लिख लो Cu और नाइट्रेट का होता है NO3। यहाँ पे फ्रेंड्स ये 3 इसलिए लगा क्योंकि नाइट्रेट का प्रतीक ही जो होता है वो क्या होता है, NO3 होता है। यहाँ से इसका आयन से मतलब नहीं है, इसके आयन से मतलब नहीं है, ये NO3 होता ही है नाइट्रेट का, ठीक है। और उसके बाद अब इसके आयन लिखेंगे तो कॉपर पर क्या होता है Cu प्लस होता है और NO पे 1 माइनस होता है, ठीक है। तो इसके जो आयन होते हैं चेंज हो जाएंगे, यानी कि कॉपर का चला जाएगा नाइट्रेट के साथ और नाइट्रेट का चला जाएगा कॉपर के साथ। इस तरह फार्मूला क्या बनेगा Cu1 NO3 1, ठीक है। तो इसको 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम क्या लिखेंगे
CuNO3, कॉपर नाइट्रेट CuNO3, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट, इसी तरह इसका भी होगा। हमने प्रतीक लिखा, प्रतीक लिखने के बाद क्या किए, प्रतीक लिखने के बाद उस पर आयन जितने थे उसको हमने लिखा, ठीक है। सॉरी ये तो वही फिर से है। एल्युमिनियम क्लोराइड का जो है वो उसी तरह से करेंगे, एल्युमिनियम का प्रतीक लिखेंगे, उसके बाद आयन लिख लेंगे, ठीक है। दोनों के आयन को चेंज कर देंगे, ठीक। आयन को चेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, Al1Cl3 मिल जाएगा। तो 1 का मतलब नहीं होता, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी तरह से ये भी निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। यहाँ पे आपको क्या है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान की परिकल्पना करना है। पहला है एथाइन C2H2, दूसरा है सल्फर अणु S8 और तीसरा है फास्फोरस अणु P4। फास्फोरस को जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना क्वेश्चन में दिया गया है, 31 दिया गया है। हाइड्रोजन अम्ल क्या होता है, HCl होता है। और नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 होता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे किसका, एथाइन का समझेंगे। एथाइन का क्या होता है, C2H2 होता है। एथाइन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, C2H2 होता है। तो इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, पहले समझे। तो होगा क्या, एथाइन C2H2 का मोलर द्रव्यमान जो है कैसे निकालेंगे। सी का क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बन का 12 होता है। और कार्बन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, तो 12 × 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है। और हाइड्रोजन के कितने आयन हैं, इसमें 2 आयन हैं। तो 12 दूना 24 प्लस 2 1 के 2, 24 2 क्या हो गया फ्रेंड्स, 26 ग्राम हो गया एथाइन, ठीक है। उसी तरह से सल्फर या सेट का निकालेंगे। सल्फर का क्या होता है फ्रेंड्स, 32 होता है सल्फर का। और उसके बाद 8, इसके सल्फर के कितने अणु हैं, 8 अणु हैं। तो 32 × 8 करोगे तो क्या हो जाएगा, 256 ग्राम आ जाएगा, ठीक। उसी तरह सिंपल सी है कि मतलब जो दिया गया फास्फोरस, उस फास्फोरस दिया गया, फास्फोरस को लिख लो, ठीक है। उसके बाद उसके अणु P4, ठीक है। फास्फोरस का P होता है प्रतीक P4। फास्फोरस को कितना होता है, फास्फोरस का 31 होता है। और इसके क्या कितने अणु हैं, 4 अणु हैं। तो 31 × 4 करोगे तो 124 ग्राम आ जाएगा। सेम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का फ्रेंड्स 1 होता है। और क्लोराइड का क्या होता है, 35.5 ग्राम होता है। तो 1 + 35.5 ग्राम को जोड़ोगे तो 36.5 ग्राम आ जाएगा। अब उसके बाद नाइट्रिक अम्ल का समझेंगे। नाइट्रिक अम्ल का तो H का क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। उसके बाद नाइट्रोजन का क्या होता है, 14 होता है। और उसके बाद ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑक्सीजन तो 16 होता है, लेकिन इसके 3 अणु हैं। तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे 1 + 14 + 48 को क्या आ जाएगा, टोटल 63 ग्राम आ जाएगा नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 36 ग्राम, ठीक। आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, अगर आपको जैसे लिखना हो। उसके बाद नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवोगाद्रो स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। आवोगाद्रो स्थिरांक जो होता क्या है, एक मोल कणों की संख्या क्या होती है, 6.022 × 10⁻23। इसे हमने पहले ही बता दिया। एक मोल कण की जो संख्या होती क्या होती है, एक मोल कण कह सकते हो फ्रेंड्स, या फिर एक परमाणु की भी कह सकते हो। क्या होता है, 6.022 × 10⁻23, ठीक है। क्या हो गया फ्रेंड्स, स्थिरांक जो होता है 6.022 × 10⁻23, ठीक। यही क्या होता है, आवोगाद्रो स्थिरांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक संयोजन के नियमों को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स रासायनिक संयोजन के नियम को सबसे सर्वप्रथम प्रतिपादित जो है एंटोनी एल लेवासिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। कौन थे, एंटोनी एल लेवासिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था रासायनिक संयोजन के नियम को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2H तथा H2 में क्या अंतर है। 2H तथा H2 में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स 2H का मतलब क्या होता है और H2 का मतलब क्या होता है। 2H का मतलब होता है, 2H का मतलब क्या होता है, 2 हाइड्रोजन हैं। और जबकि H2 का मतलब क्या होता है, H2 का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के कितने आयन हैं, 2 आयन हैं, ठीक है। इसे समझो, 2H हाइड्रोजन के 2 परमाणु
को प्रदर्शित करता है, जबकि H2 हाइड्रोजन के एक अणु को प्रदर्शित करता है। सिंपल सी है, ठीक है। 2H क्या करता है, 2H ये बताता है परमाणु को प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन के, ठीक है। और क्या H2 क्या करता है, हाइड्रोजन के एक अणु को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक AMU का या U का क्या मतलब है, ठीक है। ये जो U लगा होता है फ्रेंड्स, ये क्या है, AMU। U का मतलब जो होता है वो कार्बन 12 के, क्या, कार्बन 12 के 1/12वां भाग जो होता है वही क्या होता है, U होता है। कार्बन का 1/12वां जो होता है, कार्बन के द्रव्यमान का 1/12वां जो भाग होता है वही क्या होता है, U होता है, U कहलाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के अविभाज्य कण को परमाणु कहा। किस भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के अविभाज्य कण को परमाणु कहा। वो महर्षि कणाद थे, जिन्होंने क्या कहा, भारतीय दार्शनिक के अविभाज्य कणों को परमाणु कहा। कौन थे, महर्षि कणाद थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय रहता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब फिर से समझोगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान का योग, यानी कि अभिक्रिया को जोड़ दिया जाए, किसको, अभिक्रिया को जोड़ दिया जाए, ठीक। अभिक्रिया के साथ साथ किसको जोड़ दिया जाए, अभिकारक को जोड़ दिया जाए, फिर अभिकारक के साथ साथ क्या, उत्पादक जोड़ दिया जाए। तो इन सब को जोड़ने से, ठीक है, अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद के जोड़ने से, इन तीनों के संयोग से जो बनता है वही क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। यानी कि कहा जाए, जब अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को जोड़ दिया जाए, जब क्या हो, अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को जोड़ दिया जाता है, वही क्या प्राप्त हो जाता है, द्रव्यमान संरक्षण हो जाता है। नेक्स्ट समझेंगे, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसके संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी है, पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है या फिर योग होता है। सिंपल सी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है, एक आयन क्या है। एक आयन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक आयन का मतलब होता है एक परमाणु या एक परमाणुओं का समूह, ठीक है। एक परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह जो होता है वो जो आवेशित हो आयन कहलाता है। यानी कि एक परमाणु हो, कुछ भी हो, या फिर परमाणुओं का जो समूह हो। जैसे एच पे क्या होता है, जैसे एच को छोड़ो, जैसे क्या होता है, कोई भी चीज़ ले लो, जैसे क्या Cl- होता है, क्या होता है, Cl- होता है। इसका जो आयन होता है इसी को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ये यहीं पे बता रहा है, जैसे Cl है, या फिर क्या कर दे, NO3 होता है ना, एक NO3 होता है, नाइट्रेट होता है ना, NO3 पे क्या होता है, माइनस होता है। ये बोल रहा है कि किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह, ठीक है, किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, उसको आयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडियम तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे Na तथा Na+ में क्या अंतर है। तो Na सोडियम का परमाणु है तथा Na+ सोडियम का आयन है। यानी कि Na हमें क्या बताता है, सोडियम है, और Na+ क्या बताता है, इस पे एक आयन है, Na+ एक आयन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम तथा, ऐसे पढ़ो, He तथा P4 की परमाणुकता क्या है। तो He की परमाणुकता जो है वो क्या है, He का वो 1 है, और P4 की परमाणुकता जो है वो क्या है, 4 है, क्योंकि H का 1 होता है, P का क्या होता है, 4 होता है, यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 नैनोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl होता है। क्या होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो मोलर द्रव्यमान से हम यह समझते हैं कि कोई भी पदार्थ हो उसके 1 मोल ग्राम
में व्यक्त करने को द्रव्यमान का मोलर कहा जाता है। यानी कि कोई पदार्थ हो उसका 1 मोल के ग्राम, 1 मोल ग्राम, ठीक है, उसी को द्रव्यमान में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं? तो किसी परमाणु की मूलक या संयोजकता क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ठीक, किसी परमाणु की मूलक, क्या, किसी परमाणु की मूलक की संयोजकता क्षमता, ठीक है, यानी कि परमाणु की जो मूलक संयोजकता क्षमता होता है उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रत्येक कण का एक उदाहरण दीजिए। जैसे त्रिपरमाणुक अणु और बहुपरमाणुक अणु, ठीक है, त्रिपरमाणुक अणु का हो जाएगा O3 और बहुपरमाणुक का हो जाएगा S8, क्योंकि इसमें बहुत से अणु हैं, 8 अणु है, इसमें 3 है, 3 अणु हो जाएगा। ठीक है, अगर दी पूछे तो O2, ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस के 1 मोल, हाइड्रोजन गैस के 1 मोल में कितने H2O अणु होते हैं? तो हाइड्रोजन गैस के 1 मोल जो होता है, 1 मोल ने हमने बताया कि 6.022 गुने 10⁻23 होता है, H2 अणु में होते हैं 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल कह सकते हो या परमाणु कह सकते हो या एक अणु में कह सकते हो। कितनी संख्या होती है? 6.022 गुने 10⁻23। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र को लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम ऑक्साइड, हमने सूत्र लिखना बता दिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4, और क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की उन 2 अवधारणाओं को लिखिए जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करते हों। तो पहला क्या है, पहला द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो क्या है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होता है। ठीक है, पहला समझ में आएगा द्रव्यमान संरचना का नियम। द्रव्यमान संरचना का नियम क्या कहता है, ये परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। उसके बाद सेकंड क्या है, स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। ठीक, नेक्स्ट है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का वर्णन कीजिए। यदि कार्बन के 12 ग्राम का ऑक्सीजन में 32 ग्राम की उपस्थिति में दहन किया जाए तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जब 12 ग्राम ऑक्सीजन को 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान और अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या समझा कि जो मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादों, ठीक है, उत्पादों के कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ समझेंगे कार्बन में कितना ग्राम है, 12 ग्राम। ठीक, ऑक्सीजन O2 है तो O2 में कितने आयन है, ऑक्सीजन के 2 आयन है तो 2 गुने कितना लिखोगे, 16। ठीक है, क्या हो गया 32 और यहाँ पे 12, और 32 12 को ऐड करो क्या आ जाएगा, 32 12 को ऐड करने पर आ जाएगा 44, यानी कि कितने आ जाएंगे, 44 ग्राम आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ गए, 44 ग्राम आ गए। ठीक, नेक्स्ट है, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला लिखा गया है C6H12O6 का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। तो ग्लूकोज का जो प्रतिशत संगठन होता है सिंपल से जैसे हम पहले निकाल रहे थे उसी तरह से निकालेंगे। कार्बन का होता है 12 और कार्बन के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं, तो कार्बन 12 के 6 अणु से गुणा हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है और कितने आयन है हाइड्रोजन के, 12 हैं तो इसमें 12 गुने 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16 और इसके कितने आयन है, 6, तो 16 गुने 6 हो जाएगा। इस तरह से क्या हमें प्राप्त हो जाएगा, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा हमें 72। किससे आ जाएगा, कार्बन से आ जाएगा, क्योंकि कार्बन का जो होता है 12 होता है और इसके 6 आयन है तो 12 6 72 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हाइड्रोजन का होता है 1
और इसमें कितने आयन हैं, 12 आयन है, तो 12 1 के 12 हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बचा, O6 बचा। O का क्या होता है, 16 होता है, और इसमें कितने वो है आयन है, 6 आयन है, तो 16 छक्का क्या होता है, 96। ठीक है, तो इस तरह से तीनों को हम ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो कार्बन का प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक, कार्बन की प्रतिशत मात्रा के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 72 ग्राम क्या है, कार्बन है। ठीक, हम कार्बन को गुने में 100 करके टोटल जितना योग है उसमें हम क्या करेंगे, टोटल योग से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, ऊपर आ जाएगा 7200/180। जब 7200/180 को हम ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 40% आ जाएगा। नेक्स्ट सेम उसी तरह से रहेगा। हाइड्रोजन का जब निकालेंगे, हाइड्रोजन का कितना निकालें हम, हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन आयन होता है 1, और इसके कितने आयन दिए गए, 12, तो 12 1 के 12 होता है। तो इसका जब प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो 12 को गुने में 100 करके बटे टोटल जो योग है उससे भाग कर देंगे। टोटल योग 180 है, तो 1200/180 आ जाएगा 6.66%। ठीक, उसकी सेम उसी तरह से करेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का O6 दिया गया है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 का कितने आयन दिए गए हैं, 6, तो 16 छक्का 96 होते हैं। 96 को हम क्या करेंगे, 100 से गुना करके 180 से भाग कर देंगे, आ जाएगा हमारा 53.33% आ जाएगा। 53.33% ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हो गई। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 6.66 आ गया। ठीक, 6.66 आ गया, और जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो क्या आ गई, 40 आ गई, 40%। नेक्स्ट समझेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो जॉन डाल्टन, डाल्टन का पूरा नाम है जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन जो है, जॉन डाल्टन ने अनेक यौगिकों के संगठन का अध्ययन किया और सन 1803 ईस्वी में निम्न सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, पहला क्या है, पहला पॉइंट है कि सभी द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु एटम कहते हैं। ठीक है, जॉन डाल्टन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सभी द्रव्य के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जॉन डाल्टन ने कहा कि जैसे वाटर है, ये द्रव्य है, ये क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। और जब इन्हीं को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं, अर्थात इनसे अन्य छोटे टुकड़े में विभाजित नहीं किया जा सकता। सेकंड पॉइंट इनका क्या था, सेकंड था कि किसी तत्व विशेष में सभी परमाणु भार, द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं। सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा कि जो सभी तत्व के विशेष परमाणु होते हैं, ठीक, परमाणु भार जो होता है, द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन विभिन्न तत्वों के परमाणु भार जो होते हैं वह द्रव्यमान, रासायनिक गुणसूत्र सब अलग अलग होते हैं। इन्होंने सेकेंड पॉइंट में ये कहा कि किसी एक तत्व का जो परमाणु भार होगा, ठीक है, उसके एक अणु के परमाणु भार सभी के बराबर होगा, यानी कि एक परमाणु भार का जो है वही दूसरे वाले का होगा, परमाणु भार वही तीसरे वाले का होगा, और उसका जो रासायनिक गुणधर्म एक अणु का होगा वही दूसरे वाले अणु का होगा, गुणधर्म वही तीसरे वाले का होगा। ठीक, लेकिन अगर अलग अलग तत्व ले लिया जाए तो अलग तत्वों का अलग गुणधर्म होगा और क्या होगा, उसका अलग जो है परमाणु भार होगा। ठीक, उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तत्वों के परमाणुओं के विभिन्न प्रकार से संयोग करने से विभिन्न प्रकार के सरल व जटिल पदार्थ बनते हैं। उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों जब मिलकर, ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के संयोग से जब होता क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के छोटे छोटे कण जब मिलकर क्या करते हैं, विभिन्न कण जो मिलकर एक संयोग से एक कण बनाते हैं, तो विभिन्न ये सरल व जटिल पदार्थ बनते हैं। या तो सरल बनता है या तो बहुत ज़्यादा ही जटिल बन जाता है। और उन्होंने फोर्थ पॉइंट में क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो परमाणुओं का सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। उन्होंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती रहती है तो उसके फलस्वरूप ना तो परमाणुओं का सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। और पांचवें पॉइंट में उन्होंने कहा कि किसी यौगिक में संयोग करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। उन्होंने ये भी कहा
कि यौगिक में जो संयोग लेने वाले परमाणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कुछ सामान्य परमाणु का आयन लिखिए। ठीक है, तो आयन जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन कहलाता है। आवेशित परमाणुओं के समूह का जो मूलक होता है रेडिकल्स भी कहते हैं। आवेश के आधार पर आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। तो फ्रेंड्स आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।